नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए जो मैं लेकर आई हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और वह है जनसंचार माध्यम के प्रश्न उत्तर। यूँ तो अगर आप अपनी अपनी पुस्तकों में पढ़ें जनसंचार माध्यम के प्रश्न उत्तर तो लगभग ये 300 साढ़े 300 के आसपास जो हैं प्रश्न पाए जाते हैं और मीडिया से जुड़े हुए, संचार से जुड़े हुए ये प्रश्न जो हैं काफ़ी संख्या में हैं, जो कि सभी बच्चे जो हैं इनको नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न और उत्तर उनके साथ लेकर आई हूँ। कारण ये है कि प्रश्न जो हैं जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो प्रश्न जो हैं उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है वही मैं आपको दूंगी। इसके अतिरिक्त और जो बातें हैं, जो और भी जो प्रश्न हैं उनको इतना जानना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इतना सब प्रश्न जो है पढ़ने का समय भी नहीं होता है बच्चों के पास और ना ही वे पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो प्रश्न आपके परीक्षा में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं ये दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोगों को जो है मैं यही सलाह दूंगी कि आप और चीज़ें जो हैं और प्रश्न जो आपकी पुस्तक में हैं उनको पढ़ने के बजाय अगर आप केवल यही प्रश्न ही पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हें याद कर लीजिए और परीक्षा में भी लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी कोई जानकारी होगी वो मैं आपको अवश्य दूंगी, साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जनसंचार माध्यम के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संचार होता क्या है, संचार कहते किसे हैं। तो संचार का अर्थ क्या है, संचार से क्या तात्पर्य है। संचार का अर्थ क्या होता है बच्चों? संचार का अर्थ होता है संचरण करना, यानी कि गति करना, इधर से उधर जाना, वो संचार कहलाता है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में जब कभी अपने विचार, उनके भाव, उनकी सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचती हैं, वे एक दूसरे तक जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम संचार कहते हैं। संचरण का अर्थ ही गति करना होता है, गतिशील जो है परिवर्तन होता है। संचारी का अर्थ भी मैंने आपको बताया था ना कि संचरण करने वाला। संचारी भाव जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो एक स्थान पर टिकते नहीं हैं बल्कि आते जाते रहते हैं। ऐसे ही सूचनाएं, विचार, भावनाएं, ये सब कुछ जो है व्यक्तियों में आते जाते रहते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते रहते हैं। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो है सूचनाओं का, विचारों का और भावनाओं का आदान प्रदान हो उसे हम संचार कहते हैं। अब बात आती है कि जनसंचार क्या है। जन का मतलब होता है मनुष्य। तो जनसंचार क्या है कि यानी मनुष्यों के बीच में संचरण कैसे होता है। कहते हैं जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के स्थान पर किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है, जनसंचार क्या होता है कि जब व्यक्तियों का एक समूह होता है उन समूह के साथ हम प्रत्यक्ष संवाद, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने हम उसके संवाद ना करके, उसके साथ वार्तालाप ना करके, हम किसी तकनीक के माध्यम से यानी कि टेक्निकली या यंत्र के माध्यम से हम जब संवाद स्थापित करते हैं तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। अब हमारे पास तकनीक क्या है आपको भी पता है। यहाँ पर इंटरनेट है, टेलीफोन है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं और टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सारे के सारे यांत्रिक और तकनीकी माध्यम हैं और इन्हीं के माध्यम से हम व्यक्तियों के पूरे समूह के साथ जो है बातचीत करते हैं। पूरे समूह के साथ जो है एक हमारी प्रत्यक्ष बातचीत ना होकर उनके इस तकनीक के माध्यम से जब बात होती है तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। संचार के माध्यमों की खोज किस लिए की गई थी, अब बात ये आती है। तो तीसरा प्रश्न है कि संचार के माध्यमों की खोज संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय में बचत करने के लिए की गई थी। क्योंकि यदि हम एक व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाएं तो वो जाहिर सी बात है कि उसको एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक पहुंचने में समय लगता है।
तो इसलिए जो भी हमारे संदेश हैं उनका आदान प्रदान करने में समय की बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है संदेशों को पहुंचाया जा सके, इसके लिए जो है संचार के माध्यमों की खोज की गई थी। तो इसलिए संचार के माध्यमों की खोज की गई कि संचार के माध्यमों की खोज संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय में बचत करने के लिए की गई थी। अब अगला प्रश्न है कि संचार और जनसंचार के माध्यम कौन से हैं। हमारे पास, हमें पता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जब हम किसी तक भी सूचना पहुंचाते हैं तो पहले समय में बहुत लंबा समय लग जाता था, बहुत लंबा टाइम लगता था। एक दूसरे तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने में जो है इतना समय लग जाता था कि महीनों बीत जाते थे एक पत्र दूसरे तक पहुंचने में ही। तो इसलिए संचार और जनसंचार के माध्यम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा बनाने के लिए और जल्दी पहुंचाने के लिए टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि संचार और जनसंचार के प्रमुख माध्यमों को लाया गया। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचार और जनसंचार के माध्यम कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि संचार और जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। जनसंचार के जो प्राचीन माध्यम है वो क्या थे? जनसंचार में पुराने ज़माने में, पुराने समय में जो है किस प्रकार से एक माध्यम बनता था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का? तो प्राचीन काल में जो है इस प्रकार की चीज़ें तो होती नहीं थी। तो लोग क्या करते थे कि पुराने समय में शिलालेख यानी कि स्तंभ होते हैं ना, खंबे, उनके ऊपर लिख दिया करते थे। गुफाओं में चित्र बनाते थे। कठपुतली का नाच होता था। लोक नाटक, नौटंकी, यात्रा, तमाशा, लावणी, सांग, कथा का वाचन, यक्षगान आदि ये जनसंचार के प्राचीन माध्यम थे। इन माध्यमों से लोग अपना जो है संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। तो आपसे पूछा जाए कि जनसंचार के प्राचीन माध्यम क्या थे, तो शिलालेख, गुफा चित्र, कठपुतली, लोकनाटक, नौटंकी, यात्रा, तमाशा, लावणी, सांग, कथावाचन, यक्षगान आदि ये जनसंचार के प्राचीन माध्यम थे। अब बात आती है कि भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, यानी कि अखबार के माध्यम से पत्रकारिता यानी विचारों का आदान प्रदान कब से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 1780 ईस्वी में। कब हुई थी? 1780 ईस्वी में हुई थी भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लिखेंगे 1780 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अखबार कौन सा था। बच्चों, भारत का पहला अखबार जो था वो जेम्स ऑगस्ट हिकी का कलकत्ता से प्रकाशित बंगाल गजट था। आपसे सिर्फ अगर इतना ही पूछा जाए कि पहला अखबार कौन सा था, तो आप लिखेंगे बंगाल गजट। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा जो है ये प्रकाशित करने वाले कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिकी। इनका जो है कलकत्ता में प्रकाशित बंगाल गजट था। उसके पश्चात प्रश्न है 8वां, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? कौन सा था हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो था वो पंडित जुगल किशोर के संपादन में कलकत्ता से सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित उदंत मार्तंड था। साप्ताहिक पत्र का मतलब होता है वीकली जो न्यूज़पेपर निकाला जाता है। तो पहला वीकली जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था उदंत मार्तंड। और ये किसके संपादन में हुआ था? पंडित जुगल किशोर के संपादन में हुआ था। कलकत्ता से जो है ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। तो आप इसको लिखेंगे कलकत्ता से प्रकाशित 1826 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन हुआ था और इसका नाम था उदंत मार्तंड। ये उसका नाम था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, मुद्रण माध्यम अथवा प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम होते हैं? मुद्रण माध्यम अथवा प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं? मुद्रण का अर्थ क्या होता है? छपा हुआ। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत जो है यानी प्रिंट का अर्थ और मुद्रण का अर्थ एक ही है।
तो मुद्रण माध्यम या प्रिंट मीडिया कुछ भी कह लें, इन दोनों का मतलब यही हुआ है जो छपा हुआ होता है। तो मुद्रण माध्यम के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि। ये सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि क्या होती हैं, प्रिंटेड होती हैं, पेपर पे छपी हुई होती हैं, इसलिए इसको मुद्रण माध्यम या प्रिंट मीडिया कहते हैं। मुद्रित माध्यमों की क्या विशेषताएं होती हैं? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब आपके घर अखबार आती है तो न्यूज़पेपर को आप काफ़ी लंबे समय तक भी रखे रहते हैं, और अगर आपको कभी किसी चीज़ की कोई ऐड देखनी हो या कोई एक ऐसी न्यूज़ जो आपने नहीं पढ़ी और आपसे बताया जाए, तो आपके घर में रखी अखबारों को आप तुरंत जो है खोल कर देख सकते हैं, और ये जो है इसको जब चाहे आप पढ़ सकते हो। तो मुद्रित माध्यमों को सुरक्षित हम रख सकते हैं, इन्हें जब चाहे जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। इनसे लिखित भाषा का विस्तार होता है और इसमें गूढ़ और गंभीर विषयों पर लिखा जा सकता है, यानी गहरी से गहरी बातों के ऊपर, क्योंकि हमारा जितना भी साहित्य है भाषा का, वो सारा का सारा मुद्रित माध्यम के कारण से ही आज सुरक्षित है। हम कभी भी कहीं पर भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पुस्तकालयों में इतनी बड़ी बड़ी जो पुस्तकें रखी हुई हैं उसमें बहुत ही गूढ़ बातें मतलब अंदरूनी जो बातें हैं, रहस्यमयी जो बातें हैं, गंभीर बातें हैं, उन विषयों पर लिखा गया है। वो किताबें आज भी सुरक्षित हैं पुस्तकालयों में। तो इसलिए मुद्रित माध्यम की ये विशेषता है कि हम जब चाहे उनको पढ़ सकते हैं और वो सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समाचार क्या है, परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार बच्चों आया है। प्लस 2 की जो फाइनल जो पेपर होते हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उनमें तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पिछली बार भी ये प्रश्न पूछा गया था कि समाचार को परिभाषित कीजिए या समाचार की परिभाषा क्या है। तो समाचार क्या है, परिभाषित कीजिए। तो समाचार जो है किसी भी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की एक रिपोर्ट है, यानी कोई भी घटना घटित हुई है, कोई भी विचार है, कोई भी समस्या है, उनसे जुड़ी कोई किसी विषय पर रिपोर्ट लिखनी हो तो वो समाचार कहलाता है, जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिकांश लोगों पर प्रभाव पड़े, यानी कि अधिकांश लोगों का पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र जो है आज हर घर में समाचार पत्र आते हैं, हर कोई समाचार, कई लोगों की तो आदत होती है सुबह चाय की प्याली के साथ जो है वो समाचार का पत्र लेकर बैठ जाते हैं और समाचार पढ़ते हैं। तो जब तक वो समाचार नहीं पढ़ लेते हैं तो पूरी बात जो है वो उनको जो है पूरे दिन जो है उनका बेकार जाता है, अगर वो जब तक ना पढ़ लें तो यहाँ पर जो है समाचार जो है वो कोई भी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिकांश लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वो समाचार है। समाचार पत्र कैसा माध्यम है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि समाचार पत्र जो है छपे हुए शब्दों अथवा मुद्रित माध्यम जो है कहलाता है। छपे हुए शब्दों का या फिर प्रिंट मीडिया का यानी मुद्रित माध्यम जो है वो कहलाता है समाचार पत्र। पत्रकारिता किसे कहते हैं? विभिन्न सूचनाओं को संकलित एवं संपादित करके आम पाठक तक पहुंचाना पत्रकारिता है। यानी कि जब अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कर दिया जाता है, संकलित करके मतलब इकट्ठा करके एवं संपादित करके, संपादित का मतलब होता है एडिटिंग करना, यानी कि जो पत्रकार जो लेकर आते हैं सूचनाएं और वो जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसको जो अखबार के अंदर जो है यानी कि न्यूज़ जो एजेंसी होती है उसमें कोई ना कोई एडिटर ज़रूर होता है, संपादक होता है, जो कि उन चीज़ों को, जो उन न्यूज़ को पढ़ता है और उसमें जो है संशोधन करके उसको एडिट करके जो है वो आम पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये पत्रकारिता कहलाती है। तो क्या है? विभिन्न सूचनाओं को संकलित एवं संपादित करके आम पाठक तक पहुंचाना पत्रकारिता कहलाती है। तो पत्रकारिता जो है इसे कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ और किसने खोला? भारत में पहला छापाखाना कब, कहाँ और किसने खोला? तो भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खोला गया था और वो पुर्तगालियों ने खोला था। पुर्तगालियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए जो है खोला था ये पहला छापाखाना। कहाँ खुला था? भारत के अंदर। कब? 1556 ईस्वी में। और कौन सी जगह थी? गोवा।
और किसने खोला था? पुर्तगालियों ने। किस कारण से? धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। अगला प्रश्न है, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो आधुनिक छापे खाने यानी कि मॉडर्न जो छपाई की जो कारखाना किसने, छापाखाना किसने खोला था? वो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने खोला था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया, तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? आज के समय में जनसंचार का सबसे नया माध्यम है इंटरनेट। ये जाहिर सी बात है कि 1 मिनट के अंदर अंदर इतने लोगों तक ये जो है संदेश पहुंचाने का काम करता है। तो आज जनसंचार का सबसे नया माध्यम है इंटरनेट। उसके पश्चात है, रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? अब यहाँ पर तो अभी तक समाचार पत्र जो था वो मुद्रित माध्यम था, यानी कि प्रिंट माध्यम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ जो है प्रिंटेड चीज़ें होती हैं, उसको हम संभाल के रख सकते हैं। अब जो रेडियो है वो जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, यानी कि केवल उससे सुना ही जा सकता है, सुनने योग्य माध्यम। श्रव्य का मतलब था सुनने योग्य। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का मेल होता है, यानी कि जो बोलने वाला है उसकी केवल ध्वनि सुनाई देती है, उसके स्वर सुनाई देते हैं और शब्दों का आपस में मेल जो है ये सुनाई देता है कि वो किस प्रकार से बोल रहे हैं। हम केवल उसे सुन सकते हैं रेडियो में। रेडियो जो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या होते हैं? यानी कि रेडियो में जब समाचार बोलने वाला जो व्यक्ति होता है तो समाचार का जो पहले लिखे जाते हैं और लिखे हुए समाचारों के लिए जो है क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? तो रेडियो समाचार की जो कॉपी है वो बड़ी साफ़ सुथरी और टंकित होनी चाहिए। टंकित का मतलब होता है करेक्टेड, यानी कि उसकी करेक्शन की जानी चाहिए और बड़ी ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि एयर पर सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। एयर का मतलब समझते हैं, यानी कि तरंगे जो हैं, रेडियो की जो है तरंगे, वो आप तरंगों के माध्यम से ही वो आवाज़ हम तक पहुंच रही होती है। तो कॉपी की जो लिखा हुआ होता है कॉपी के अंदर, यानी कि समाचार लिखे हुए होते हैं, वो बहुत ही साफ़ सुथरे लिखे होने चाहिए और टंकित होनी चाहिए, यानी कि जो रेडियो प्रसारण करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो अधिकारी जो हैं उसको देखें कि जो समाचार जा रहा है वो सही है या नहीं। भारत में रेडियो का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में रेडियो का प्रारंभ लगभग 1892 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1892 ईस्वी में। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? यहाँ भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। सबसे पहले रोहतक में ही खुला था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। और एफएम की शुरुआत कब हुई थी? एफएम की शुरुआत 1993 में हुई थी, 1993। ये हुआ था 1936 में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी केंद्र जो था, और एफएम जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। आज 350 के आसपास जो है एफएम चल रहे हैं 90 शहरों के अंदर। रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? तो रेडियो का आविष्कार 1895 में इटली के इंजीनियर जो थे जी मार्कोनी ने किया था। जी मार्कोनी ने जो है वो रेडियो का आविष्कार किया था। हालांकि जो वायरलेस जब का आविष्कार हुआ था ना, ये जी मार्कोनी ने ही 1895 में किया था। लेकिन रेडियो का जो प्रारंभ जो है, हम कहते हैं कि शुरुआत लगभग हो गई थी 1892 में, लेकिन पूरी तरह से जो है वो जब आया वो 1892 में आया था, भारत के अंदर 1892 में आया था। और आविष्कार जो है इन्होंने किया था इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी ने। एफएम का पूरा नाम क्या है? एफएम को जो है हम क्या कहते हैं? एफएम हम जो रेडियो मिर्ची एफएम सुनते हैं, रेडियो एफएम 93 सुनते हैं, 92.7 सुनते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के एफएम जो हैं आते हैं, जिसमें कि गीत गाने या बहुत सी बातें जो हैं सुनाई देती हैं। तो एफएम को क्या कहते हैं? एफएम को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये इसको एफएम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? अब
अभी तक तो हम पढ़ रहे थे रेडियो तो श्रव्य माध्यम था, समाचार पत्र जो है वो मुद्रित माध्यम है, रेडियो श्रव्य माध्यम है, और टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य माध्यम है, इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो टेलीविज़न जो है उसको हम कहेंगे दृश्य और श्रव्य माध्यम। विश्व में टेलीविज़न कार्यक्रम कब शुरू हुआ? विश्व पूरे संसार के अंदर जो है टेलीविज़न कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। पहले लोग रेडियो में ही ये सारी बातें सुनते थे, रेडियो में समाचार सुनते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे टेलीविज़न का जब आविष्कार हुआ तो 1927 में अमेरिका में सबसे पहले जो है टेलीविज़न का कार्यक्रम जो है शुरू होने लगे। और भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न कब आया और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में टीवी की शुरुआत जो है 15 सितंबर 1959 में हुई, और इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। यानी कि भारत के अंदर जो है शिक्षा को और इसको प्रोत्साहित करना जो है इसका विशेष उद्देश्य था कि भारत के लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, पूरे समुदाय का, समाज का विकास किया जाए, इसको प्रोत्साहन देना जो है इसका एक उद्देश्य था। आधुनिक टीवी चैनल के नाम बताइए। अब तो बच्चों बहुत सारे नाम हैं, न जाने कितने ही टीवी चैनल जो हैं चल रहे हैं। तो CNN, BBC, आज तक, जी न्यूज़ और न जाने आर भारत, कितने सारे हैं। तो आदि करके आप लिख सकते हो, जो आपको नाम याद आए तो आप वो लिख सकते हो। तो आधुनिक टीवी चैनल की तो संख्या ही बहुत है, तो जो भी 3-4 नाम आपको याद आए आप उनको लिख सकते हो। भारत में विधिवत रूप से टेलीविज़न का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो है विधिवत रूप से टेलीविज़न का जो प्रसारण हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त 1965 में, यानी कि 14 अगस्त 1965 में 1965 में जो है टेलीविज़न जो है वो उसका प्रसारण भारत के अंदर होना शुरू हो गया था। इसी के अंदर आपने बहुत बार टेलीविज़न के अंदर सुना होगा लिखा हुआ फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है कि जब कोई विशेष समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। अक्सर टीवी में ही ऐसा सुनते हैं कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनियो। जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं ना वो ज़्यादातर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले देते हैं कि बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, इस तरीके से वो बोलते रहते हैं। आज की अब की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो इस प्रकार से है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा विशेष समाचार जो सबसे पहले दर्शकों तक पहुँचाया जाता है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक से क्या तात्पर्य है? फ्लैशबैक यह है वह तकनीक है जिससे कि भूतकाल में हुई किसी घटना को दिखाया जाता है। कभी कभी होता है ना, कोई नाटक चल रहा होता है तो वो सीन जो है मतलब पिछली बातों को याद कर रहे होते हैं तो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो फ्लैशबैक का मतलब क्या हुआ? जो पीछे बीत गया, भूतकाल हो गया, यानी कि पीछे समय जो बीते हुए समय में जो कोई घटना घटित हुई उसको जब दिखाया जाता है तो उसको फ्लैशबैक कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये अभी फ़िलहाल मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं, 30 प्रश्न करवाए हैं। तो आशा करती हूँ कि इतने प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। प्रश्न अभी और भी हैं तो इसलिए इसको मैं कुछ पार्ट में बनाऊँगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊँगी, ज़्यादा संख्या में नहीं करवाऊँगी। आपको 350 के आसपास क्वेश्चन नहीं करवाने हैं मैंने। आपको जो है जितना हो सकेगा मैं कम से कम करवाने की कोशिश करूँगी। और ये प्रश्न जो है सुनने के बाद आपको जल्दी याद हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को सुनिएगा ज़रूर और देखिएगा ज़रूर। जो बच्चे जिनको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो इनसे जुड़ी हुई तो वो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड और कुछ अधिक जानकारी जो है अगर आप चाहें पाना तो वो भी आप लिख कर पूछ सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसके कुछ और प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि और भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कि जनसंचार माध्यम के प्रश्न उत्तर जो हैं समझ में नहीं आते हैं और वो याद करने से कतराते हैं। तो अच्छा रहेगा अगर वे ये सब सुनेंगे, ये प्रश्न जो हैं जितना आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे।
तो मेरी आशा है आप सबसे कि इन कामों में आप देरी नहीं करेंगे, ये प्रश्न जल्दी से जल्दी याद करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।